हाँ तो प्यारे बच्चों, रामजीलाल क्लासेस के माध्यम से हम लोग जो भौतिक विज्ञान का सिलेबस पढ़ रहे थे अध्याय 1 में, उसी क्रम में ये अपना अगला वीडियो है। उस वीडियो के माध्यम से हम लोग आज व्यंजक की चर्चा करेंगे। वैद्युत द्विध्रुव हम लोगों ने पढ़ लिया था, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति को भी पढ़ लिया था। निरक्षीय स्थिति की आज हम लोगों को चर्चा करनी है, बात करनी है। सबसे पहले जानते हैं कि अक्ष और निरक्ष होता क्या है। तो अक्ष और निरक्ष की चर्चा हमने आपको पहले भी बताई होगी, तो बताया होगा कि अक्ष क्या है। अक्ष जो हमारी आंख के सामने या जो आपकी आंख के सामने, वो आपके लिए अक्ष। अलग अलग स्थितियों पर अक्ष बदलता है, अलग अलग स्थितियों पर निरक्ष बदलता है। निरक्ष क्या? निरक्ष जो हमारे आंख के ऊपर वो हमारे लिए निरक्ष, जो आपकी आंख के ऊपर वो आपके लिए निरक्ष। तो ये स्थितियां हैं अक्ष और निरक्ष की। हमने कहा था कि द्विध्रुव के हम लोग कुल 5 से 7 व्यंजक हल करने वाले हैं द्विध्रुव से संबंधित। इन सभी व्यंजकों को हल करने के लिए एक तरीका अच्छा है कि 2 बातों को याद रखा जाए। वो 2 बातें यदि आप याद रखते हैं तो द्विध्रुव के प्रश्न में आपसे गलती की संभावना बहुत कम हो जाएगी, ना कि बराबर हो जाएगी। पहली बात क्या थी? पहली बात हमने आपसे कही थी कि द्विध्रुव के प्रश्न को हल करते समय अक्ष और निरक्ष का निर्धारण सदैव द्विध्रुव के मध्य बिंदु से करेंगे। पहली बात ये आप याद रखिए। दूसरी बात आप याद रखिए कि द्विध्रुव के प्रश्न को हल करते समय आप एक बार धन आवेश से मान निकालेंगे, एक बार ऋण आवेश से मान निकालेंगे। जो निकालना होगा, विभव निकालना तो विभव निकालेंगे, तीव्रता निकालना तीव्रता निकालेंगे, और इसके बाद परिणामी कर देंगे, आपको उत्तर मिल जाएगा। अपने प्रश्न की चर्चा करते हैं। हमने आपसे एक बात और कही होगी, हमने कहा होगा कि कक्षा 12वीं में आपको खूब सारे व्यंजक करने होंगे, उनको सीखना होगा। रट पाएंगे नहीं तो सीख कैसे पाएंगे? सीखने के लिए हमने कहा था कि आप प्रश्न से ही प्रश्न करना सीखिए, तो प्रश्न उत्तर बताएगा आपको। प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न हमारा है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षी। पहले उसने कहा द्विध्रुव बना दो भैया, तो द्विध्रुव बनाते हैं। ये द्विध्रुव बनाया हमने, ये द्विध्रुव हो गया, बीच की दूरी 2l। उसने कहा निरक्षीय स्थिति पर, अब निरक्ष कहां होगा? हमने कहा अक्ष और निरक्ष का निर्धारण कहां से करेंगे? द्विध्रुव के मध्य बिंदु से करेंगे। तो द्विध्रुव का मध्य बिंदु हमने माना ये है। यदि ये मध्य है तो दूरी कितनी जाएगी? l। निरक्ष कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। यहां पर ये निरक्ष आ गया बिंदु P। कितनी दूरी पर? r दूरी पर निरक्ष आ गया ये। अब एक बार मान कहां से निकालेंगे? प्लस क्यू से। एक बार कहां से निकालेंगे? माइनस क्यू से। जब प्लस क्यू से निकालेंगे तो किसकी आवश्यकता पड़ेगी हमको? दूरी की आवश्यकता पड़ेगी। माइनस क्यू से निकालेंगे किसकी आवश्यकता पड़ेगी? दूरी की आवश्यकता पड़ेगी। इसको मिला देते हैं, ये l ये r, ये इसको यदि ढक लें तो क्या बन रहा है? समकोण त्रिभुज। क्या बन रहा है? समकोण त्रिभुज में हमने पढ़ा था पाइथागोरस प्रमेय। वो क्या कहता है? कर्ण वर्ग बराबर आधार वर्ग प्लस, तो कर्ण वर्ग बराबर, तो क्या बन जाएगा? अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। वही यहां बन जाएगा, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अब भाषा में क्या लिखेंगे? भाषा में जो हमने बनाया वही हम लिखेंगे। हमने बनाया क्या? सुन लीजिए। हमने बनाया एक द्विध्रुव बनाया, उसका मध्य बिंदु हमने निकाला। मध्य बिंदु क्या था? O, जिसके मध्य बिंदु से कितनी दूरी पर? स्मॉल r दूरी पर। कहां पर? निरक्ष पर। क्या स्थित है? बिंदु P है, जिसके कारण क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ये भाषा लिख देनी है। तो आप चित्र बनाएं उत्तर में। तो हमने जो चित्र बनाया उसी की भाषा हमने लिख ली। भाषा क्या थी? हमने लिखा कि माना पाठचित्र में एक वैद्युत द्विध्रुव AB प्रदर्शित किया गया है, जिसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी कहां पर? निरक्ष पर। एक बिंदु P स्थित है, जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब ये हम कर लेंगे। ये तो हमारा पहली शर्त हो गई, जो हमने आपसे कही थी कि आपको शर्त याद रखनी है। दूसरी शर्त हमारी यहाँ पर क्या थी? दूसरी शर्त हमारी यहाँ पर ये थी कि एक बार मान कहां से निकालेंगे आप? प्लस क्यू आवेश से। दूसरी बार मान कहां से निकालेंगे? माइनस क्यू आवेश से, और बाद में परिणामी करेंगे। तो हम एक बार पहली बार में, अतः बहुत ध्यान समझिएगा, प्लस क्यू आवेश के कारण
प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता होती क्या है, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हम जान चुके हैं, Q बटे आर स्क्वायर। अब याद रखिए प्लस Q से दूरी क्या है, आप देखें प्लस Q से दूरी क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो आर स्क्वायर हमें करना है, तो हम क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। हम जानते हैं कि होल स्क्वायर से रूट हट जाता है, तो क्या मिलेगा हमको, तो हमको मिलेगा E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। लेकिन हम एक चीज़ और जानते हैं कि तीव्रता कैसी राशि है, सदिश राशि है। तीव्रता कैसी राशि है, सदिश राशि है। तो सदिश में जो निर्धारण करते हैं हम लोग, वो कैसे करते हैं, सदिश में हम लोग चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, दिशा का निर्धारण करते हैं। अब दिशा कैसे निकालते हैं, आपको बल रेखाएं पढ़ाई थी हमने। बल रेखा कहती है धन आवेश से बाहर की ओर, ऋण आवेश में अंदर की ओर। तो धन आवेश से निकालेंगे कहां पर, P पर, तो धन आवेश से बाहर, धन आवेश से तो बाहर P पर कहां हो जाएगा, ये क्या हो गया तुम्हारा E1। तो यहां हमने लिख दिया दिशा में, क्या लिख दिया हमने, क्षेत्र से बाहर, क्षेत्र से बाहर। बहुत ध्यान समझिएगा। पुनः अब हम हल कर रहे हैं आगे। माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू से मान निकालिए आप। अब माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर, सूत्र क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे, अब ध्यान दीजिए माइनस Q में क्या आएगा, माइनस Q ये है, क्या आ जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। उसी को प्रयोग करते हैं तो हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या मिलेगा, तो मिलेगा E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। लेकिन दिशा किधर होगी, याद करिए धन आवेश से बाहर और ऋण आवेश में, तो ऋण आवेश ये है अंदर। अब दिशा निकालते हैं कहां पर, जहां निकालना, निकालना कहां पर है, P पर। तो ऋण आवेश में अंदर किधर हो जाएगा, ऋण आवेश में अंदर हो जाएगा ये हो जाएगा तुम्हारा कौन सा, E2। तो परिणामी कौन जाएगा, परिणामी जाएगा ये E, परिणामी ये जाएगा। समझ पाए। इसके बाद अब हमें क्या करना है, हमने कहा था परिणामी आपको लिखना होगा। हमने कहा सदिश में परिणामी, चतुर्भुज का नियम, अदिश में परिणामी, सीधे सदिश का परिणामी है। तो परिणामी क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता E बराबर, सूत्र होता क्या है परिणामी तीव्रता का, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। अब थीटा पर चर्चा करते हैं। थीटा क्या है, आप इस पर ध्यान दें। यदि आपने चित्र को देखा हो तो चित्र में क्या आपको ये दो भुजाएं बराबर लग रही हैं, बराबर हैं, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है ये समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। जिसकी दो कोण, जिसकी दो भुजाएं बराबर, उसके दो कोण भी बराबर होंगे। ये दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर, ये दोनों हो जाएंगे थीटा थीटा। यदि ये दोनों बराबर हैं तो इस आधार पर यदि हम देखें तो क्या हो जाएगा, यदि ये थीटा है, यदि ये थीटा है तो इस आधार पर ये कितना हो जाएगा, थीटा। क्यों हो जाएगा, ये क्या बन रहा है, एकांतर कोण। क्या बन रहा है, एकांतर। यदि ये थीटा है तो इस आधार पर ये क्या हो जाएगा, थीटा।
संगत कोण। तो ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, थीटा थीटा। तो पूरा कोण कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 थीटा। पूरा कोण कितना हो जाएगा, 2 थीटा। प्रयोग करिए अपने इसमें, प्रयोग करते हैं। यहां पर हो जाएगा cos 2 थीटा, रखते हैं मान। E बराबर, बहुत ध्यान समझिएगा, एक चीज हमने और कॉमन पाई थी, इस पर और चर्चा कर लें। हमने एक चीज और कॉमन पाई थी कि जो E1 की वैल्यू आई है, जो E1 की वैल्यू आई है, जो E1 की वैल्यू आई है, वही वैल्यू किसकी है, E1 की है, वही किसकी है, E2 की। E1 और E2 आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। तो यदि यहाँ पर हम लिख दें समझने के लिए कि E1 बराबर क्या है, E2 है, तो क्या होगा, तो हम मान रखते हैं जहाँ E1 है वहाँ क्या लिख सकते हैं, E2, और जहाँ E2 वहाँ क्या लिख सकते हैं, किसी एक को चेंज करेंगे। तो हमने लिखा E1 स्क्वायर, E2 क्या कर दिया हमने, E1 स्क्वायर, यहाँ समझना है, यहाँ से प्लस 2, E1 को E1 ही रहने दे रहे हैं, E2 क्या कर दे रहे हैं, E1 cos 2 थीटा। बहुत ध्यान समझिएगा। अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा इसमें ये जुड़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 2E1 स्क्वायर, इसमें ये क्या हो जाएगा, आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2E1 स्क्वायर cos 2 थीटा। इन दोनों में कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, इसमें कॉमन है 2E1 स्क्वायर। तो मिला क्या हमें, 1 मिला। यहाँ क्या मिला, कॉमन का अर्थ भाग देना, ये कट जाएगा तो क्या मिलेगा, cos 2 थीटा। cos 2 थीटा के सूत्र हमने पढ़े हैं, cos 2 थीटा के 3 सूत्र होते हैं। इसमें सूत्र वो बताओ जिससे 1 कट जाए, तो सूत्र क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा E बराबर 2E1 स्क्वायर 1 प्लस cos 2 थीटा का सूत्र क्या था, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसमें 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। अब इसका गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, बहुत ध्यान समझिएगा। तो क्या मिलेगा, गणितीय व्याख्या है, तो मिलेगा E बराबर 2 दूनी 4 E1 स्क्वायर, और क्या मिलेगा, cos स्क्वायर थीटा। नियम पढ़ा हमने, यदि कोई संख्या 2 बार है अंडर रूट के अंदर, वर्गमूल के अंदर, तो एक बार क्या हो जाएगी, बाहर निकल आएगी, उसका वर्गमूल हो जाएगा। तो क्या मिलेगा हमको, तो हमको मिलेगा 4 से कितना निकलेगा, 2, E1 स्क्वायर से कितना निकलेगा, और cos स्क्वायर से क्या निकलेगा, cos थीटा, क्या निकलेगा। इनकी वैल्यू रखते हैं, E बराबर 2, E1 की वैल्यू क्या है, चलते हैं पुनः उसी जगह पर जहां से शुरुआत की थी। E1 की वैल्यू बोलो, E1 की वैल्यू है क्या, E1 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू cos थीटा की वैल्यू। cos थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, समझना। चित्र को हम लोग निकाल के रखते हैं समझाने के लिए। चित्र इस प्रकार से बना है, इसी चित्र को यहाँ बनाते हैं समझने के लिए। चित्र कुछ इस प्रकार से बना है, ये दूरी है L, ये दूरी है R, और ये दूरी है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये कोण है थीटा। हमें क्या चाहिए, cos थीटा। cos थीटा होता क्या है, लाल बटे कक्का से, cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण की वैल्यू क्या है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसकी वैल्यू यहाँ प्रयोग करते हैं, तो L बटे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसका मान, बहुत ध्यान समझना। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने देखा, हम इस चीज को समझते हैं, हमने आपको समझाया भी था कि जो 2L है वो द्विध्रुव में बड़ी अल्प दूरी है। चर्चा करी थी हमने, नमक की चर्चा हमने की थी, जल की, कि द्विध्रुव के बहुत अल्प दूरी है वो 2L है, और उसका आधा L होगा तो वो और कम हो जाएगा। और L की यदि वैल्यू हम निरक्ष के R की तुलना में देखें तो बहुत कम है, R बड़ा है L छोटा है। वहीं से हम चलते हैं, तो उसको हम लिखते हैं, यहां पर हमने लिखा चूंकि L का मान कम है, किससे, इसलिए L स्क्वायर का मान बहुत कम हो जाएगा, किससे, इसलिए L स्क्वायर से ऊपर
के सभी मान छोड़ने पर तो छोड़ देंगे तो क्या मिलेगा हमको, तो हमको मिलेगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। 2 को इधर ले जा रहे हैं तो क्या हो जा रहा है यहाँ पर 2l, ये छूट जाएगा तो क्या मिलेगा हमको r स्क्वायर, ये छूट जाएगा तो क्या मिलेगा अंडर रूट से ये r ये कट जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा अब हम जानते हैं इस चीज को, हम इस चीज को जानते हैं कि Q इंटू 2L क्या होता है P बटे क्या हो जाएगा RQ बटे क्या हो जाएगा RQ। तो इस तरीके से ये व्यंजक हमारा सिद्ध हो जाता है। व्यंजक में हमने बहुत परिश्रम नहीं करना पड़ा, आपने इसको समझ लिया। इसको आप 2 बार में नोट करें, एक बार पुनः समझते हैं इसके बाद नोट करते हैं। हमने क्या किया, हमने एक व्यंजक किया, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर तीव्रता के व्यंजक की स्थापना करी, तो द्विध्रुव बनाया, निरक्ष पर ले गए, बिंदु P खोजा और यहाँ से तीव्रता निकाली। हमने एक बार प्लस Q आवेश से मान निकाला, एक बार माइनस Q आवेश से मान निकाला, परिणामी कर दिया। परिणामी करने पर हमें जो प्राप्त हुआ वो हमें इस प्रकार से प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ परिणामी में। इस पर गणितीय व्याख्या कर दी हमने और हमने ये मान प्राप्त कर लिया। तो आप इसको 2 बार में नोट कर लीजिए। प्रथम बार में आप इसको यहां तक नोट करेंगे, नोट कर लें। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, उसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर उत्पन्न बलयुग्म के आघूर्ण के व्यंजक की स्थापना। इसी भाषा में कह सकता है एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव को घुमाने पर उत्पन्न बलयुग्म के आघूर्ण के व्यंजक की स्थापना। दोनों बातें ठीक हैं। तो उसने कहा बलयुग्म के आघूर्ण के सूत्र की स्थापना। अब प्रश्न से यही प्रश्न करते हैं, उसने कहा क्या कहा, उसने कहा एक समान विद्युत क्षेत्र में, तो हमने बना दिया एरो के माध्यम से। ये क्षेत्र कैसा है, एक समान क्षेत्र कैसा है, एक समान क्षेत्र। ये एरो का अर्थ ही ये है कि यहां तक क्षेत्र कैसा है, एक समान विद्युत क्षेत्र है। इसमें रखा क्या है, द्विध्रुव। क्या रखा है, द्विध्रुव। और कितने कोण पर रखा है, थीटा। प्रश्न यहाँ पर ये कि थीटा पर क्यों रख दिया, तो थीटा पर इसलिए रख दिया क्योंकि थीटा वेरिएबल है। आप चाहो थीटा को 0 कर दो, आप चाहो थीटा को 90 कर दो, आप चाहो थीटा को 30 अंश कर दो, जो आप चाहो थीटा का मान वो आप रख दे सकते हो। तो थीटा, इसलिए थीटा कोण पर रखा और द्विध्रुव को रखा। अब द्विध्रुव बलयुग्म कब उत्पन्न होगा, बलयुग्म कब उत्पन्न होगा, जब ये घूमेगा। जब ये क्या करेगा, घूमेगा। घूमेगा कैसे, इस पर बल लगाना पड़ेगा। इधर की ओर बल लगाया F बल, उतना ही बल इधर की ओर लगाया F बल। जब ये बल लगेगा तो ये किस प्रकार से करेगा, इस प्रकार से ये घूमने लगेगा। और जब ये इस प्रकार से घूमने लगेगा तो क्या उत्पन्न होगा, बलयुग्म का आघूर्ण। क्या उत्पन्न होगा, यदि हम बलयुग्म के आघूर्ण की चर्चा करें तो बलयुग्म का आघूर्ण होता क्या है, बलयुग्म का आघूर्ण जिसको बल आघूर्ण भी कहते हैं, इसका सूत्र होता है टाउ बराबर बल गुणा लंबवत दूरी। बल गुणा लंबवत दूरी, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ यह है कि आपको प्रश्न से संकेत प्राप्त हो रहा है इस भाषा से कि आपको क्या चाहिए, आपको बल चाहिए और क्या चाहिए, लंबवत दूरी चाहिए। तो बल की बात हम कर लेंगे यहां से। लंबवत दूरी क्या होगी, लंबवत दूरी आप लंब डाल दीजिए, ये एक लंब है, इसका नामकरण कर दो, ये A है, ये B है, इसको क्या कह दीजिए आप, C कह दीजिए। ये एक लंब हो गया। यहाँ पर भाषा में क्या लिखेंगे, जो हमने बनाया वही भाषा में लिखेंगे। हमने क्या बनाया, हम लिखेंगे कि माना पाठचित्र में एक समान विद्युत क्षेत्र E प्रदर्शित किया गया है, जिसके अंतर्गत थीटा कोण पर एक द्विध्रुव AB रखा है, जिस पर समान किंतु विपरीत बल लगाने से द्विध्रुव घूमने लगता है, जिस कारण क्या उत्पन्न होता है, बलयुग्म का आघूर्ण उत्पन्न होता है। ये भाषा में लिखेंगे। तो आप लिखें भाषा में,
तो हमने जो बताया आपको वही भाषा में हमने यहाँ पर लिखा। हमने क्या लिखा? हमने लिखा कि माना पाठचित्र में एक समान वैद्युत क्षेत्र E प्रदर्शित किया गया है, जिसके अंतर्गत थीटा कोण पर एक वैद्युत द्विध्रुव AB रखा है, जिस पर समान किंतु विपरीत बल लगने से यह घूमने लगता है, जिस कारण बलयुग्म का आघूर्ण उत्पन्न होता है। अब चूंकि ये द्विध्रुव का प्रश्न है, इसलिए हमें याद आया कि द्विध्रुव के प्रश्न को हल करते समय एक बार मान कहां से निकालेंगे आप? प्लस क्यू से। अब एक बार कहां से निकालेंगे? तो हम करते हैं। तो हमने लिखा यहां पर मैंने लिखा अतः प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न या लगने वाला बल F बराबर, बल क्या होगा? आप याद करिए, हमने पढ़ा था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? तीव्रता था E बराबर F बटे Q नॉट या Q, पढ़ा था हमने। इसे निकालो, F बराबर क्या बन जाएगा? E इंटू Q बन जाएगा। तो वही यहाँ प्रयोग कर रहे हैं। तो F बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? E इंटू Q। लेकिन याद रखना, तीव्रता में धन आवेश है ये, तो धन आवेश से बाहर की ओर। लास्ट 2 मिनट और। तो ये धन आवेश से बाहर की ओर, तो और धन आवेश से बाहर है किधर की ओर? विद्युत क्षेत्र की दिशा में। किधर है? तो यहाँ लिख दिया हमने क्षेत्र की दिशा में। भाई धन आवेश ये है और धन आवेश से बाहर की ओर बल रेखा किधर जाएंगी? बाहर की ओर। और बाहर है क्या? क्षेत्र की दिशा है क्या? तो हमने लिखा क्षेत्र की दिशा। पुनः माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न बल F बराबर E इंटू क्यू। सूत्र वही रहेगा, क्योंकि तीव्रता में सदिश राशि है, चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए दिशा लिखनी पड़ेगी। अब ऋण आवेश में बाहर की ओर, तो बाहर किधर की ओर हो जाएगा भैया? क्षेत्र की विपरीत दिशा में। क्षेत्र की विपरीत दिशा में। तो ये हमने दिशाएं लिख दी। अब हमें क्या करना है? ये हमारे पास बल आ गया। उसने कहा क्या कि ये क्या बल चाहिए और क्या चाहिए? लंबवत दूरी। तो हमने लिखा, इसमें हमने लिखा द्विध्रुव पर उत्पन्न बल युग्म का आघूर्ण। सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है टाउ बराबर बल गुणा लंबवत दूरी। तो टाउ बराबर बल कितना भैया? वो ये प्रयोग कर लो, कितना है बल? E इंटू क्यू। और लंबवत दूरी क्या है? लंबवत दूरी पर चर्चा करनी पड़ेगी। लंबवत दूरी क्या है? BC। लंबवत दूरी क्या है? BC लंबवत दूरी है। यदि इसको हम चर्चा में समझना चाहें तो क्या इस प्रकार से चित्र नहीं तुम्हारा बना है? क्या चित्र तुम्हारा इस प्रकार से नहीं बन रहा है? ये चित्र बना है, ये दूरी 2L है, ये कोण कितना है? थीटा। ये BC है, ये B है, ये C है, ये A है। तुम्हें BC चाहिए तो क्या करिए इसमें? आप इसमें लगा दीजिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण BC बटे 2L। इससे BC का मान क्या निकल के आ जाएगा? 2L साइन थीटा। ये मान प्रयोग कर दीजिए। कहाँ प्रयोग कर दीजिए? इस जगह पर। तो लिखा हमने यहाँ पर क्या? BC का मान क्या लिखा हमने? 2L साइन थीटा। ये हमको क्या मिल रहा है? Q इंटू 2L। ये क्या होता है? P। ये क्या होता है? P। तो टाउ बराबर हमको क्या मिल गया? P इंटू E साइन थीटा। ये हमारा व्यंजक इस प्रकार से सिद्ध होता है। इसमें दे कंडीशन है, यदि अधिकतम मान कर दें थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री,
मिनिमम मान कर दें थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, या थीटा के अन्य अलग अलग मानों पर इसके मान आप निकाल सकते हैं। इस प्रकार से इसको आप नोट कर लेंगे, नोट कर लीजिए।